नमस्कार साथियों, उपासना यश में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग केंद्रीय बजट 2021-22 को कवर करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बजट क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112, ये आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है, में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। सेकंड, ये एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। इसके अतिरिक्त बजट में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। पहला है राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान। दूसरा है राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन। तीसरा है व्यय का अनुमान। और चौथा डी, समापन वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण और उस वर्ष में होने वाले घाटे अथवा अधिशेष के कारण और आगामी वर्ष के लिए आर्थिक और वित्तीय नीति अर्थात कराधान प्रस्ताव, राजस्व संभावनाएं, व्यय कार्यक्रम और नई योजनाएं अथवा परियोजनाओं की शुरुआत। तो ये बजट से संबंधित कुछ बेसिक बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग ये जानते हैं बजट कितने चरणों में संपन्न होता है, यानी बजट में कितने चरण होते हैं। तो बजट के मुख्यतः 6 चरण होते हैं, जिसमें पहला है बजट की प्रस्तुति, यानी पहले चरण में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है सामान्य चर्चा, यानी बजट पर चर्चा की जाती है दूसरे चरण में। तीसरा है विभागीय समितियों द्वारा जांच। और चौथा है अनुदान मांगों पर मतदान। और पांचवा विनियोग विधेयक का पारित होना। और छठा वित्त विधेयक पारित करना। तो ये बजट के 6 चरण थे जो आपको ध्यान रखने महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बजट 2021-22 में जो आधारभूत बातें या आधारभूत बिंदु हैं उन पर नजर डालते हैं। पहले तो इसमें पहली बात है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया है। सेकंड, ये पहला पेपरलेस यानी डिजिटल बजट है। थर्ड, इसका केंद्रीय विषय, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, महामारी से उपजी मंदी से देश को बाहर निकालना और रिकवरी करने के उपायों पर जोर देना है। चौथा, केंद्रीय बजट 2021-22 6 स्तंभों या पिलर पर टिका है। पहला है स्वास्थ्य और कल्याण। दूसरा है भौतिक वित्तीय पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। और पांचवा नवाचार व रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और छठा है अंतिम, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। अगला पॉइंट है 20 से आर्थिक सुधारों का अनुमान लगाया गया है, यानी जो 2021-22 का बजट है इसमें ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 20 से आर्थिक सुधारों के बल पर उन्नति करेगी या वृद्धि करेगी या सुधार करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जो 20 से आर्थिक सुधार है इनको भी समझ लेते हैं। इस टाइप के सुधारों में क्या होता है कि जो किसी देश की अर्थव्यवस्था है वो एकदम से डाउन होती है इस टाइप से, फिर उसके बाद तेजी से रिकवर करती है ऐसे। तो आप देख रहे होंगे ये जो आकृति बन रही है वी टाइप की, इसी आकृति को 20 से आर्थिक सुधार नाम दिया गया है। आर्थिक सुधार, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बजट 2021-22 से जुड़े हुए जो मेजर पॉइंट हैं उनको पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बजट पर सेक्टर वाइज चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, हेल्थ क्षेत्र की गति देने के लिए देश में 75 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन को विकसित करने के लिए 35,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार ने 2.23 लाख करोड़ का ऐलान किया है। सेकंड, पुरानी कारों को स्क्रैप कर प्रदूषण पर लगाम लगाई जाएगी, यानी जो बहुत पुराने वाहन हो गए हैं, व्हीकल या कारें, उनको स्क्रैप किया जाएगा। इससे तेल आयात बिल भी घटेगा। सरकार द्वारा ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पर्सनल व्हीकल यानी व्यक्तिगत वाहन को 20 वर्ष और कमर्शियल यानी वाणिज्यिक वाहन को 15 साल बाद ले जाना होगा। थर्ड, वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया है। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ रुपए का प्रावधान अतिरिक्त तौर पर किया गया है। फोर्थ, किसानों की समस्याओं को देखते हुए वित्त मंत्री ने एमएसपी को बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना करने का प्रस्ताव किया है। अगला है फिफ्थ, सरकार एक पोर्टल बनाएगी जो विशेषकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए होगा।
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगे मजदूरों के लिए फूड, हेल्थ और हाउसिंग स्किल शुरू होगी। छठा, वित्त मंत्री ने इंफ्रा सेक्टर में विदेशी निवेश पर 100% या 100% छूट देने का प्रस्ताव इस बजट में किया है। सातवां, रियायती दर पर सभी को घर देने की योजना के तहत ऋण के तौर पर ली गई 1.5 लाख रुपए तक की राशि के ब्याज पर मिलने वाली छूट की सीमा को भी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। आठवां, तांबे, सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, यानी तांबे और सोने और चांदी से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं होंगी वो सस्ती हो जाएंगी, जबकि मोबाइल उपकरण, कॉटन, कुछ ऑटो सर्विस सेक्टर या पार्ट्स और सोलर इन्वर्टर्स पर इसको बढ़ाया गया है। यानी मोबाइल से जुड़े हुए जो पार्ट्स हैं या मोबाइल हैं या कॉटन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं या ऑटो पार्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इन पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है। नवा, 75 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को इनकम टैक्स भरने में कुछ शर्तों के साथ राहत दी गई है। 10वां, एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। 11वां, बीमा क्षेत्र में 74% तक की FDI का प्रस्ताव किया गया है, यानी जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है वो बीमा क्षेत्र में अब 49% से बढ़ाकर, ये भी आपको ध्यान रखना है, 74% तक कर दिया गया है। अगला पॉइंट है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 13वां, प्रवासी मजदूरों के साथ ही श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन योजना शुरू की जाएगी। 14वां, GST को लागू हुए 4 वर्ष हो चुके हैं। आपको पता होगा जुलाई 2017 में GST लागू हुआ था। इसके साथ ही GSTN यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क सिस्टम को भी बढ़ाया गया है। झूठे बिल लगाने वालों पर सख्ती दिखाई गई है, जिसकी काफी हद तक फायदा हुआ है। बीते कुछ माह में रिकॉर्ड GSTN कलेक्शन हुआ है। 15वां, कोई नया कर नहीं लगाया गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और ना ही करों की दरों में कोई परिवर्तन किया गया है। तो ये केंद्रीय बजट 2021-22 से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदु थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोग सेक्टर वाइज इस पर चर्चा करते हैं। पहला है वित्तीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें पहला पॉइंट है 2021-22 में GDP का राजकोषीय घाटा 9.5% से 6.8% तक होने का अनुमान है। सेकंड, इस वर्ष राज्यों को GSDP के 4% तक उधारी की अनुमति का प्रस्ताव किया गया है, यानी जो भी राज्य हैं वो GSDP के 4% तक उधार ले सकते हैं। थर्ड, सेवी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट तथा 2 अन्य कानूनों के समेकित प्रावधानों को बनाए जाने के लिए एकीकृत सुरक्षित बाजार कोड का प्रसार किया जाएगा। चौथा, बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव किया गया। इसे हमने मेजर पॉइंट में देखा भी था। पांचवा, पुनर्निर्माण कंपनी स्ट्रेट्स लोन सेटअप तैयार किया जाएगा। 6, बैंक जो डिपॉजिटर्स हैं या जमाकर्ता हेतु डिपॉजिट इंश्योरेंस, यानी जो डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ा दी गई है। यानी अब सरकार क्या करेगी, अगर कोई बैंक में पैसा जमा करता है तो पहले सरकार 1 लाख तक की गारंटी देती थी, अब 5 लाख रुपए तक की सरकार गारंटी लेती है। सातवां, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 को कम करने का प्रस्ताव किया गया है। आठवां, विनिवेश किए जाने वाले PSU बैंक और एक सामान्य बीमा, यानी 2 PSU बैंक को विनिवेश किया जाएगा और एक सामान्य बीमा बैंक को, यानी LIC। नवा, इस वर्ष सर्वप्रथम LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का IPO निकाला जाएगा। IPO समझ लीजिए आप क्या होता है। IPO क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी इसके तहत सरकार क्या करती है, शेयर जारी करती है और अपनी किसी भी संस्था या कोई भी ऐसे कह लीजिए आप बैंक, उसमें अपनी अंशधारिता को प्राइवेट सेक्टर में स्थानांतरित कर देती है, यानी बेच देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है स्वास्थ्य और खुशहाली। तो इसमें पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत। 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली एक नई केंद्र प्रायोजित स्कीम PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इससे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित होगी, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थान मजबूत होंगे और नए संस्थानों का सृजन होगा, जिससे नई
और उभरती बीमारियों की पहचान एवं इलाज करने में आसानी होगी। सेकंड, पोषण अभियान 2 का शुभारंभ। 112 आकांक्षात्मक या आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार हेतु पोषण अभियान 2 का शुभारंभ किया जाएगा। थर्ड, जल जीवन शहरी मिशन की शुरुआत। 2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्शनों के साथ सभी 4378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन शहरी का शुभारंभ किया जाएगा। इसे 87 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। अगला फोर्थ पॉइंट है स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति। अभी हमने इसको मेजर पॉइंट में देखा भी था। पुराने और अनुपयुक्त पाए जाने वाले वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति की भी घोषणा की गई है। निजी वाहनों के मामले में 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 साल बाद स्वचालित फिटनेस केंद्रों में फिटनेस परीक्षण कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है। अगला पांचवा, न्यूमोकोकल वैक्सीन की उपलब्धता। ये निमोनिया की वैक्सीन है। भारत में तैयार न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो मौजूदा समय में केवल 5 राज्यों तक सीमित है, को देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य हर वर्ष 50,000 बच्चों को मौत के मुंह में जाने से बचाना है। 6, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 की शुरुआत। 5 वर्षों यानी 2021 से 2026 की अवधि में 1.41 लाख करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा। अगला है अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र। तो इसमें पहला पॉइंट है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। सेकंड, 20,000 करोड़ रुपए की लागत से विकास वित्त संस्थान यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। थर्ड, एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन शुरू करने और प्रगति का अवलोकन करने हेतु एक डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। फोर्थ, भारतीय रेलवे द्वारा भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना जो 2030 में शुरू की गई या तैयार की गई। इस योजना को वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा, सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के विस्तार में आवश्यक सहयोग देने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी। 6, टीयर 2 शहरों और टीयर 1 शहरों के आसपास के इलाकों में कम लागत में समान अनुभव, सुविधा और सुरक्षा से युक्त मेट्रो रेल प्रणालियां उपलब्ध कराने के लिए 2 नई तकनीक मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू लागू की जाएंगी। अगला है 7वां पॉइंट, उपभोक्ताओं के लिए विद्युत वितरण हेतु एक से अधिक वितरण कंपनी चुनने की अनुमति देने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। 8वां, हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया जाएगा। 9वां, बड़े बंदरगाह अपने दम पर अपनी परिचालन सेवाओं को प्रबंधन से एक ऐसा मॉडल बनाने की और कदम बढ़ाएंगे जहां एक निजी साझेदार उनकी तरफ से बंदरगाह का प्रबंधन करेगा। 10वां, उज्ज्वला योजना का लाभ 8 करोड़ परिवारों को पहले ही मिल चुका है और अब 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक इसका विस्तार किया जाएगा। 11वां, अगले 3 वर्षों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जाएगा। 12वां, जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है वित्तीय पूंजी। तो इसमें पहला पॉइंट है एकल प्रतिभूति बाजार संहिता यानी सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड सेबी अधिनियम 1992, डिपॉजिटरीज अधिनियम 1996, प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2007 के प्रावधानों को एकल प्रतिभूति बाजार संहिता में समेकित करने का प्रस्ताव किया गया है। सेकंड, इन्वेस्टर चार्टर। तो निवेशक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सभी वित्तीय उत्पादों में निवेशकों के लिए एक निवेशक के अधिकार के रूप में निवेशक चार्टर लागू किया जाएगा। अगला है कृषि। तो इसमें पहला पॉइंट है ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे में अब 22 जल्दी सड़ने वाले या खराब होने वाले उत्पाद शामिल किए जाएंगे। आपको पता होगा पहले इस योजना में आलू,
प्याज, टमाटर शामिल थे। यानी इन 3 उत्पादों के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अब इसमें 22 और भी उत्पाद शामिल किए जाएंगे। सेकंड, ई नैम बाजार स्थान यानी ई नैम मार्केट प्लेस के साथ 1000 अतिरिक्त मंडियों को एकीकृत किया जाएगा। थर्ड, एपीएमसी को अपनी अवसंरचना सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि अवसंरचना कोष उपलब्ध कराया जाएगा। फोर्थ, मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केंद्रों कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुआ घाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पांचवा, समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु, ये राज्य भी आपको याद रखना है, में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। 6, पेट्रोल, डीजल, सेब और शराब जैसी चुनिंदा वस्तुओं पर कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर लगाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे कुछ लोगों का मानना है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन सरकार का तर्क है वो इन पर सेस लगाने के साथ साथ इन पर जो एक्साइज यानी उस उत्पाद शुल्क लगता है उसको कम कर देगी। तो जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान एक छाता निकाय की घोषणा की गई है, जिसके तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर मानविकी तक कई विषयों पर शोध करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। एनआरएफ एक स्वायत्त निकाय होगा और इसमें सभी प्रमुख अनुसंधान और शिक्षा निकाय शामिल होंगे। सेकंड, पहला मानव रहित मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च करने की योजना की बात की गई है। अगला है 15वां वित्त आयोग। तो पहला पॉइंट है इसमें केंद्रीय बजट में 15वें वित्त आयोग की निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशों को शामिल किया गया है। ए, स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि। बी, राज्यों के लिए उच्च ऋण सीमा। सी यानी तीसरी, राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं अथवा सार्वजनिक कार्यक्रमों का समेकन किया जाना चाहिए, किंतु इनका वित्त पोषण मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। डी, चौथी सिफारिश है केंद्र और राज्यों द्वारा साझा कोष के विभाज्य पूल से आवंटन करने के माध्यम से अथवा उपकर के माध्यम से गैर व्यापक रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा निधि का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये 15वें वित्त आयोग से जुड़ी हुई जो सिफारिशें थी उनको बजट में अपनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगला है रोजगार। तो इसमें पहला पॉइंट है बड़े श्रमिकों एवं निर्माण श्रमिकों पर प्रारूपण को बनाए रखने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। सेकंड, गिग व प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए विस्तारित सामाजिक सुरक्षा की नीति बनाई जाएगी। थर्ड, मार्जिन कैपिटल एससी, एसटी व महिलाओं के लिए ऋण पूंजी 25% से घटाकर 15% की जाएगी। अगला है शिक्षा, जो अंतिम क्षेत्र है। पहला है इसमें 100 नए सैनिक स्कूल व आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल स्थापित होंगे तथा लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सेकंड, लेह यानी लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। थर्ड, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। तो ये शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।